नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। खेल अब खुल गया है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का धन्यवाद अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस खेल को पूरी तरह से खोल दिया है। अब ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला सिलसिला जो है वो दौर ख़त्म हो गया है। अब ये लड़ाई सीधे आमने सामने की हो गई है। गुजरात में रविवार को जो कुछ कहा राहुल गांधी ने, उसके बाद अब किसी के मन में कोई शंका नहीं रह जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा कि 90s में जो आंदोलन शुरू किया था लालकृष्ण आडवाणी ने, जिसका केंद्र अयोध्या था, उन्होंने ध्यान रखिए हिंदुत्व का नाम नहीं लिया, जिसका केंद्र अयोध्या था। अयोध्या की पहचान क्या है? भगवान राम की जन्मभूमि। भगवान राम की पहचान क्या है? हिंदुत्व। तो सीधा उन्होंने कहा कि वो उस आंदोलन को हमने हरा दिया। क्यों हरा दिया? कि हम फैज़ाबाद लोकसभा सीट जीत गए। राहुल गांधी नहीं जीते हैं, उनका गठबंधन जो समाजवादी पार्टी से था, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है। और वो शायद ये भूल रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमने उस आंदोलन को हरा दिया, तो उनको बड़ी गलतफहमी है कि उन्होंने उस आंदोलन को हरा दिया। 1989 में फैज़ाबाद से मित्रसेन यादव जीते थे सीपीआई की टिकट पर और मुलायम सिंह यादव के समर्थन से। तब भी मुलायम सिंह की यह हिम्मत नहीं हुई थी कहने की कि उन्होंने इस आंदोलन को हरा दिया। 1993 में जब सपा बसपा का अलायंस हुआ, उसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, नारा जरूर लगा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन मुलायम सिंह यादव को अच्छी तरह से पता था कि वो आंदोलन को हरा नहीं पाए। ये गलतफहमी राहुल गांधी को हो गई है और ये बनी रहे तो अच्छा है। बनी रहे तो इसलिए अच्छा है कि जब दुश्मन जो है गफलत में होता है तो गलतियां करता है, तब उसकी कमजोरियां सामने आती हैं। तो राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 3 साल या उससे ज़्यादा समय से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स में एक अभियान चल रहा था, डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व। वो जो अभियान था वो अब भारत पहुंच गया है। भारत में नहीं था ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतने खुले रूप में नहीं था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद खुले रूप में आ गया है। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी में इतना साहस आया कहाँ से? क्या 99 सीटें जीतने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। 99 सीटें जीतने या भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर रोक देने से नहीं आया है। ये उनको आया, जो मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें अरशद मदनी के बयान का जिक्र किया था। ये जो लोकसभा चुनाव था, इसका नतीजा मुसलमानों का हिंदुओं से या भाजपा से बदला है, रिवेंज है। ये आत्मविश्वास और ये जो साहस आया है राहुल गांधी में 2 बातों से। पहली बात ये कि कुछ भी हो, अब जो परिस्थिति बन गई है उसमें भारत का मुसलमान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ है। अब उनको इस बात की आशंका नहीं है कि मुसलमान किसी और पार्टी के साथ चला जाएगा, मुसलमान बढ़ जाएगा। जिस तरह से एक होकर स्ट्रेटेजिक वोटिंग की है 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान ने, उससे वो आश्वस्त हो गए हैं। इसकी शुरुआत हालांकि हो गई थी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से और इसकी पुष्टि हुई तेलंगाना विधानसभा चुनाव से। दोनों चुनावों से ये पुष्टि हो गई कि मुसलमान देश का जो मतदाता है वो कांग्रेस पार्टी की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है और उसका विश्वास फिर से कांग्रेस पार्टी पर जम रहा है। शाहबानों के मामले के समय लग रहा था कि फिर से जम रहा है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उससे फिर टूट गया। फिर विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद तो बहुत बुरी तरह से टूट गया। लंबे समय तक मुसलमान कांग्रेस से दूर रहा, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चला गया। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लग रहा है कि मुसलमान हिलने वाला नहीं है, वो उनके साथ रहेगा। लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी, अब खतरा समाजवादी पार्टी के लिए है। अब पश्चिम बंगाल में खतरा ममता बनर्जी के लिए है। इस तरह से जहां जहां, जैसे बिहार में खतरा राष्ट्रीय जनता दल के लिए है। अगर मुसलमान इन राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर, यानी मेरा मतलब है विधानसभा चुनाव के स्तर पर कांग्रेस के साथ जाता है, तो इन सारे क्षेत्रीय दलों के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला,
क्योंकि मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो कभी मिलता नहीं है। तो ये गलतफहमी जो हुई है राहुल गांधी को, 500 साल संघर्ष किया है हिंदुओं ने राम मंदिर बनवाने के लिए, और 500 साल का संघर्ष जो है साकार हुआ है भव्य राम मंदिर के रूप में। इसके बाद भी अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि उन्होंने उस आंदोलन को हरा दिया जिसका केंद्र अयोध्या था और एक सीट जीतकर, तो उनकी गलतफहमी ये बनी रहे तो अच्छा है। दूसरा, मैंने कहा था 2 बातों से उनको ये आत्मविश्वास या ये साहस आया है। दूसरा, उनको ये समझ में आ गया इस चुनाव के नतीजे से कि हिंदू कभी अपने धर्म के नाम पर एक नहीं होगा। अगर होगा भी तो तात्कालिक रूप से कुछ देर के लिए किसी एक विषय को लेकर होगा, फिर जो है बिदक जाएगा। उनके सामने उदाहरण है, विवादित ढांचा जो है अयोध्या में गिरा, उसके बाद भी बीजेपी चुनाव हार गई, सत्ता में लौट नहीं पाई। 93 में बीजेपी, 91 में उसको स्पष्ट बहुमत मिला था, 425 की विधानसभा थी, तब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। तो उस समय जो है स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन विवादित ढांचा गिरने के बाद, मेकशिफ्ट राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी 1993 में सत्ता में वापस लौट नहीं पाई। यही हाल हुआ उसका मध्य प्रदेश में, यही हाल हुआ उसका हिमाचल प्रदेश में। जो राम मंदिर के नाम पर ये सरकारें बर्खास्त की गई थी, राजस्थान में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और भैरव सिंह शेखावत ने जोड़ तोड़कर सरकार बना ली थी। ये कीमत चुकाई है भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन के लिए, इस मंदिर के निर्माण के लिए। और मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, आज दोहरा रहा हूँ कि ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसका मैं संदर्भ दे रहा हूँ कि के.आर. मलकानी ने 1986 में इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था। मुझे ये ठीक याद नहीं है कि उनका लेख ऑर्गेनाइज़र में छपा था, उसको रिप्रोड्यूस किया था इंडियन एक्सप्रेस ने, या इंडियन एक्सप्रेस के लिए ही लिखा गया था। उन्होंने कहा था ये एक मंदिर का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के हिंदुओं के मन से जो उपनिवेशवाद के अवशेष हैं उनको निकालने का है, उसका आंदोलन है। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, हमारा लक्ष्य सीमित नहीं है एक मंदिर तक। और राहुल गांधी को लगता है कि फैज़ाबाद की एक लोकसभा सीट जीतने से उन्होंने इस आंदोलन को हरा दिया। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी ये गलतफहमी बनी रहे तो अच्छा है। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने खेल को खोल दिया है, तो उन्होंने खेल को खोल दिया है। पहले दूसरी बात बता दूँ, दूसरी किस बात से उनको ताकत मिल रही है, वो ये है कि हिंदू, जो मैंने कहा, धर्म के नाम पर एक नहीं होगा और जाति के खिलाफ सुनेगा नहीं। उसको जाति में बांटना आसान काम है, उसको अगर अपने धर्म के साथ खड़े होने से रोकना है तो उसको जातियों में बांट कर रखो। ये बात उनको समझ में आई, क्योंकि अयोध्या में नारा लगा, मथुरा न काशी, और अवधेश प्रसाद पासी जो उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के। तो जाति के लिए हिंदुओं के एक वर्ग ने अपने धर्म को छोड़ दिया। अवधेश प्रसाद पासी जीत तो गए हैं, लेकिन अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट कम नहीं मिले हैं। लेकिन चुनाव में मैटर करता है कि कौन जीता कौन हारा, कितने प्रतिशत वोट मिले, कितने लाख वोट मिले, ये सब जो है एकेडमिक बहस के मुद्दे हो जाते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता ज़मीन पर काम कर रहा है वो इन सब बातों को देखता है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ कहाँ हम जीते, कहाँ कहाँ हम हारे, उसके कारण क्या थे। तो उसके बाद जो है उस पर काम शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की संगठित पार्टी है, जिस तरह का उसको समर्थन हासिल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हालांकि मेरा मानना है कि इस समय पार्टी का जो संगठन है वो शायद पिछले 10 साल में सबसे कमज़ोर स्थिति में है, दिशाहीन है, ऊपर से कोई दिशा मिल नहीं रही है, कार्यकर्ता निराश है, उसको कोई संबल देने वाला नहीं। तो संगठन की ये कमजोरी भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर ले आई है। उसकी सरकारों की कोई कमजोरी नहीं थी, न केंद्र सरकार की न राज्य सरकार की। लेकिन संगठन की कमजोरी, संगठन की लापरवाही, संगठन की अकर्मण्यता, उसने उसको यहाँ तक पहुँचाया है। उसकी समीक्षा होगी,
उसके अनुसार काम होगा, एक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन राहुल गांधी ने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उनकी राजनीति अब हिंदुत्व के विरोध की राजनीति होगी। उनको मालूम है कि हिंदुत्व को गाली देंगे। उन्होंने देख लिया कि एम.के. स्टालिन के बेटे ने जिस तरह गाली दिया, अखिलेश यादव ने जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य से गाली दिलवाई, और जिस तरह से आरजेडी ने अपने मंत्री, शिक्षा मंत्री से गाली दिलवाई, उस सब के बावजूद कोई असर हिंदुओं पर हुआ नहीं, उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो हिंदू अपने धर्म को गाली सुनकर चुपचाप सो जाता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बात मैं सारे हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा सेक्शन हिंदुओं का ऐसा है, और यही राहुल गांधी या भाजपा के जो भी विरोधी हैं उनकी ताकत है। हालांकि इसी गलतफहमी में कई बार मारे गए। ये पिछले 10 साल में जो चुनाव नतीजे आए हैं, इसमें एक भूमिका जो है इस गलतफहमी की भी है, भाजपा के विरोधियों की। तो ये गलतफहमी राहुल गांधी की मैं कह रहा हूँ बनी रहे तो अच्छा है। जितना उनका मुस्लिम प्रेम बढ़ेगा और हिंदू विरोध बढ़ेगा, उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए नए सिरे से ज़मीन तैयार होगी। सवाल ये है कि भाजपा उस पर खेती कर पाती है कि नहीं और उसकी फसल काट पाती है कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल चल रहा है हिंदुत्व के खिलाफ, वो उसका हिस्सा है। वो भारत में उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये कांग्रेस आज से नहीं कर रही है, लंबे समय से कर रही है, नेहरू जी के समय से कर रही है। पर्सनल लॉ में चेंज हुआ तो हिंदू पर्सनल लॉ में तो चेंज हुआ, हिंदू कोड बिल बना, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई चेंज नहीं हुआ। वहाँ से सिलसिला शुरू कीजिए, और जितने हिंदू विरोधी कदम हैं सरकार के, सब आप गिनते जाइए। और आखिरी कदम के रूप में जो है आरटी यानी राइट टू एजुकेशन, उसमें हिंदू शिक्षण संस्थाओं के साथ जिस तरह से भेदभाव किया गया, हज़ारों की संख्या में वो संस्थाएं बंद हो गई, और माइनॉरिटी खासतौर से मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को फलने फूलने का मौका मिला। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि 10 साल बाद भी ये सरकार उस कानून में कोई बदलाव नहीं कर पाई। तो अब ये लड़ाई जो है सीधी सीधी है हिंदुत्व के समर्थकों और हिंदुत्व के विरोधियों के बीच में। हिंदुत्व के विरोधियों की अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी, और हिंदुत्व समर्थकों की अगुवाई खुलकर करने को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के सर से ये जो छद्म धर्मनिरपेक्षता का भूत सवार हो जाता है सत्ता में आने के बाद, क्या वो उतरेगा? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि इस लड़ाई का विजेता कौन होगा, इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि बजट सेशन के बाद, खासतौर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का लाल किले से जो भाषण होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दिशा भविष्य की क्या होने वाली है ये स्पष्ट हो जाएगा। अगर वो खुलकर मैदान में आने को तैयार है, हिंदुत्व के साथ खड़े होने को तैयार है, तो लड़ाई का स्वरूप अलग होगा। अगर डिफेंसिव मुद्रा में आती है, बचाव की मुद्रा में आती है बीजेपी, तो उसका परिणाम अलग होगा। तो 15 अगस्त तक का इंतज़ार कीजिए, उससे स्पष्ट होगा कि हम किस दिशा में अपने देश की राजनीति को लेकर जाने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।